Hello students, myself Dr. Nadeem, veterinary officer, Government of Rajasthan। मैं आपको लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर या पशुधन निरीक्षक की जो वैकेंसी होती है या फिर एनिमल हस्बेंड्री का डिप्लोमा में जो पाठ्यक्रम चलता है, सिलेबस चलता है, वो आपको यूट्यूब वीडियोस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे कंप्लीट टॉपिक्स अपने इसमें डिस्कस करेंगे। आज ही पहला सेशन अपने स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस आपको यूट्यूब पे वीडियोस पे के फॉर्म में मिल जाएगा। क्लासेस आधे घंटे पौने घंटे की रखेंगे कंटिन्यूस, और आपको इजीली पूरे टॉपिक्स जो है वो समझ में आएंगे। यही बात 2016 की वैकेंसी के अंदर, 2018 की वैकेंसी के अंदर, 2022 की वैकेंसी के अंदर मैं कंटिन्यूस पढ़ा चुका हूँ बच्चों को, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मीडियम के थ्रू। तो इस बार अपने यूट्यूब के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एक एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, 10 के 10 सब्जेक्ट जितने भी हैं। आज अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है अपना एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। पशु प्रजनन एवं आनुवंशिकी। तो ये अपना पहला सब्जेक्ट रहेगा। करने को डिजिटल बोर्ड से भी कर सकते थे, लेकिन जितने लिमिटेड सोर्स अवेलेबल है उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पूरा थ्योरेटिकल मैटर आपको मिलेगा, विद क्वेश्चंस में अवेलेबल करवाएंगे। एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग के अंदर जरूरी है एक लाइफ स्टॉक जो है, पशुपालन जो व्यवसाय है, उस पशुपालन व्यवसाय के अंदर किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी जो फील्ड है, सबसे जरूरी जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, वो है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग बहुत जरूरी है। ब्रीडिंग कैसे करवानी है, पशुओं का प्रजनन कैसे करवाना है, ताकि उन्नत किस्म की या उन्नत नस्लें जो है हम विकसित कर पाए, है ना। आपके पास 10 पशु है, 10 में से अगर 2 पशु 10 लीटर दूध दे रहे हैं, बाकी 8 पशु जो है 1-1 लीटर दूध दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको नुकसान ही होने वाला है। इसके बजाय कि आपके पास 3 पशु हो, 3 के 3 अच्छे दूध देने वाले हो, तो उनका आप चयन कैसे करोगे, उसकी छंटनी कैसे करोगे, अगर आपके, या फिर इनका प्रजनन कैसे करवाना है, किस तरीके से इनका प्रजनन करवाना होता है, वो अपने इससे समझेंगे। इसलिए इसको एनिमल ब्रीडिंग या पशु प्रजनन बोला गया। जेनेटिक्स क्यों? क्योंकि इसकी सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत जो जानकारी है आनुवंशिकी की, लक्षण कैसे जाते हैं। आपके पास 10 लीटर वाली गाय है और वो आगे संतान उसके अंदर वो दूध कैसे जाएगा, है ना, वो नर के द्वारा जाएगा कि मादा के द्वारा जाएगा, इसके लिए अपने को इसकी आनुवंशिकी का पता होना जरूरी है। जनरल बेसिक इस सब्जेक्ट का नीड ये है, जरूरत ये है। तो इसमें क्या क्या टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो अपने इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा वो अपने एक करके डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो अपने इसमें टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आएगा गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम भी बोलते हैं। वैकेंसी के अंदर मैं हिंदी में आपको टॉपिक करवाने वाला हूं, लेकिन आपको इंग्लिश के वर्ड भी साथ के साथ दिखाता रहूंगा। आपको ध्यान भी होना चाहिए, क्योंकि हमारे जनरल प्रैक्टिस में, सामान्य जीवन के अंदर अंग्रेजी वाले शब्द ज्यादा वेटरनरी के अंदर यूज किए जाते हैं। गुणसूत्र पढ़ेंगे। तीसरा अपने इसमें पढ़ेंगे आनुवंशिकी। आनुवंशिकी आप 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जेनेटिक्स जिसको बोलते हैं, मेंडल के बारे में। आनुवंशिकी पढ़ेंगे। आनुवंशिकी पढ़ने के बाद अपना फोर्थ जो चैप्टर आएगा वो है रक्त आनुवंशिकी। रक्त आनुवंशिकी, इसको बोलते हैं ब्लड जेनेटिक्स। आते ही है क्वेश्चन इससे, ब्लड जेनेटिक्स। पांचवा जो आएगा वो है प्रजनन विधियां। प्रजनन विधियां, या इनको बोलते हैं ब्रीडिंग मेथड्स। ब्रीडिंग मेथड्स ये अपने डिस्कस करेंगे। छठा जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर आएगा वो है अपना चयन एवं छंटनी, या इसको बोलते हैं सिलेक्शन एंड कलिंग। आप फ्रेश एक नोटबुक भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें अपने सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ये टॉपिक एक करके, ये न्यूक्लिक अम्ल, गुणसूत्र, आनुवंशिकी, रक्त आनुवंशिकी, प्रजनन विधियां और चयन एवं छंटनी, ये अपने कंप्लीट चैप्टर्स हैं। इसके अंदर टॉपिक कवर किए हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। एक इसमें कोशिका विभाजन का चैप्टर आता है, लेकिन कोशिका विभाजन को कोशिका के साथ जब पढ़ते हैं तब ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा सही रहता है। हमको अल्टीमेटली एग्जाम देना, तो एग्जाम के टाइम तक सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। जेनेटिक्स से रिलेटेड ये कुछ एक टॉपिक है जो हमको पढ़ने हैं। अपने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल से स्टार्ट करने वाले हैं, तो अपने हेडिंग डालेंगे। पहला जो टॉपिक है
न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल पहला चैप्टर है, जिसको अपने न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। देखिए होता क्या है न्यूक्लिक अम्ल, हमने डीएनए और आरएनए के बारे में सुना होगा। तो किसी भी चीज को मतलब लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब जाते हैं, तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना किस प्रकार से होता है, उसके लिए सबसे छोटी जो इकाई होती है जहां से ये लक्षणों की शुरुआत होती है, वहां से अपने बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वो है अपना न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए दो प्रकार के होते हैं। हुआ क्या, एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक मीशर। फ्रेडरिक मीशर नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या देखा, ये कोशिका के अंदर ये केंद्रक होता है, केंद्र के अलावा जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, ये जो भाग है इसको अपने बोलते हैं केंद्र। केंद्र को अंग्रेजी में बोला जाता है न्यूक्लियस। तो फ्रेडरिक मीशर ने पहली बार कोशिका के इस केंद्र के अंदर एक अम्लीय प्रकृति का पदार्थ, कैसी प्रकृति, अम्लीय। अम्लीय आप जानते हो वो पदार्थ जिनकी पीएच आप जानते हैं 0 से लेकर 14 तक होती है, 0 से 14। साथ इसमें उदासीन आता है। 7 से कम जिसकी पीएच होती है उसको कहा जाता है कौन सा, अम्लीय, और 7 से ज्यादा होती है उनको आप बोलते हैं क्षारीय। तो फ्रेडरिक मीशर ने पहली बार केंद्र के अंदर एक अम्लीय प्रकृति का पदार्थ देखा। उस पदार्थ को इन्होंने नाम दिया, क्योंकि न्यूक्लियस है, इन्होंने नाम दिया न्यूक्लीन। न्यूक्लीन नाम दिया क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इसकी खोज हुई। बाद में इसी पदार्थ को, इस न्यूक्लीन को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया गया, न्यूक्लिक अम्ल। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया था वो दिया था आल्टमान ने। आल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको न्यूक्लिक अम्ल बोला। तो दो क्वेश्चन यहां पर आए हैं। पहली बात, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की, तो आप बोलेंगे फ्रेडरिक मीशर। नाम क्या दिया, तो उन्होंने इसको क्या बोला था, न्यूक्लीन। लेकिन न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे, आल्टमान। तो आपसे पूछे खोज, ये पहली लाइन आप नोट करेंगे, फ्रेडरिक मीशर के द्वारा। नाम या शब्द क्या दिया, तो इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लीन, नाम रखा, न्यूक्लीन नाम। आपसे पूछिए न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया, न्यूक्लिक अम्ल शब्द, तो ये दिया गया किसके द्वारा, आल्टमान के द्वारा। रही बात इसके उदाहरण की कि न्यूक्लिक अम्ल कौन कौन से होते हैं, तो दो होते हैं, एक तो होता है डीएनए और एक होता है कौन सा, आरएनए। अपने इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक बेसिक जानकारी थी कि खोज की थी फ्रेडरिक मीशर ने। आपसे पूछे शब्द किसने दिया, तो आप बोलेंगे आल्टमान ने दिया। ये पहली बात। फिर पूछा गया कि साहब ये न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए बने किसके होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल जो है ना, न्यूक्लिक अम्ल को बोला जाता है कि ये बहुलक होते हैं, बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड। किसके बहुलक होते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल ये बहुलक का मतलब क्या है, ये दीवार है, दीवार जो है ईंटों की बनी होती है। खूब सारी ईंटें, एक जैसी ईंटें जब एक साथ व्यवस्थित होकर जुड़ती है तो ये ईंटों का बहुलक कहलाएगा। ईंटों के बहुलक होने से बनी दीवार। वैसे ही जब आपसे पूछे कि न्यूक्लिक अम्ल डीएनए आरएनए किसके मिलके बने होते हैं, दीवार ईंटों की बनी हुई है, तो न्यूक्लिक अम्ल किसके बने हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक क्या कहलाते हैं, क्या बोलोगे, न्यूक्लिक अम्ल। या न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक है, आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड। अब पूछते हैं कि ये किसके मिलके बने होते हैं, तो अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगली हेडिंग है न्यूक्लिक अम्ल के संघटक। न्यूक्लिक अम्ल के संघटक मतलब न्यूक्लिक अम्ल बना किसका होता है, इसके संघटक है। पहला जो संघटक है वो आती है पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा, पेंटोज वर्ड यूज किया जाता है 5 के लिए। जैसे 6 कार्बन की अगर कोई शर्करा होगी, जैसे ग्लूकोज होती है C6H12O6, तो उसको बोलते हैं हेक्सोज। वैसे 5 कार्बन की कोई शर्करा है उसको बोला जाता है पेंटोज शर्करा। ये पेंटोज शर्कराएं 2 प्रकार की हो सकती है।
पहली पेंटोज शर्करा होती है जो कि डीएनए में मिलेगी, उसको बोलते हैं, या पहले राइबोज बताता, राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। दूसरी जो पेंटोज शर्करा का प्रकार होता है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो दो प्रकार की शर्कराएं होती हैं, इनकी संरचना कैसे है? राइबोज शर्करा जो है ना, ये इस तरीके से दिखेगी। मैं आपसे पूछूं कि यहां पर कार्बन कितने हैं, तो आप बोलेंगे 5। नहीं, यहां पर अभी 4 ही कार्बन है, ये 1 2 3 4 और 5वां कार्बन यहां होता है। तो ये 5 कार्बन की एक शर्करा होती है। ये पहला, इसको C1 बोलते हैं, C1, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये आगे काम है। तो ये 5 कार्बन की शर्करा, इसको बोलते हैं राइबोज शर्करा। ऐसे ही डीऑक्सीराइबोज शर्करा की जब संरचना बनाता हूं तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा की संरचना कुछ इस प्रकार से। आप पूछेंगे कि सेम ही तो है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, तो ये दोनों सेम नहीं है। होता क्या है, कार्बन जो होता है ना, कार्बन, केमिस्ट्री की जनरल सी बात बता रहा हूं, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, मतलब कार्बन के साथ 4 ऐसे डंडे जुड़े होने जरूरी है। दूसरा जो कार्बन है, सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन के ऊपर एक तो ये जुड़ा हुआ पहला कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हुआ तीसरा कार्बन, 2 और जो चीजें जुड़ी होती है ना, एक तो होता है यहाँ पर हाइड्रोजन और एक होता है OH। तो राइबोज शर्करा के अंदर C2 कार्बन, कौन सा कार्बन? C2 कार्बन के ऊपर एक H और एक OH समूह होता है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज शर्करा का जो दूसरा कार्बन है, C2 कार्बन, इसके ऊपर एक H और दूसरा भी H ही होता है। यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अंदर दूसरे कार्बन पर क्या नहीं होता? ऑक्सीजन नहीं होता, OH समूह नहीं होता। इसीलिए इसको बोला गया डीऑक्सीराइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। जब इसमें से हम ऑक्सीजन, डी का मतलब होता है हटाना, किसको हटाना? ऑक्सीजन। जब एक ऑक्सीजन यहां से हट जाती है तब ये शर्करा कहलाती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। जब इसमें होगा तो ये क्या कहलाती है? राइबोज शर्करा। तो 2 अंतर है दोनों के अंदर। राइबोज शर्करा के अंदर C2 कार्बन पर OH समूह उपस्थित होता है, लिख सकते हो आप। डीऑक्सीराइबोज शर्करा के अंदर सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन समूह अनुपस्थित होता है, ये नहीं होता। समझ गए होंगे नाम से। राइबोज शर्करा आपको देखने को मिलेगी RNA में, जबकि डीऑक्सीराइबोज शर्करा आपको देखने को मिलेगी DNA। ये DNA में मिलेगी। अंतर ये है इनका। तो आप यहां पर इसमें नोट लगाकर लिख सकते हो, नोट लगाकर डीऑक्सीराइबोज शर्करा में, डीऑक्सीराइबोज शर्करा में शर्करा के C2 मतलब कार्बन संख्या 2, C2 पर OH समूह अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। जबकि राइबोज शर्करा में आपको ये मिलेगा। तो ये पहला संघटक है, पहला संघटक है पेंटोज शर्करा। एक तो इससे मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा ये आपको समझ में आया होगा, दूसरा जो संघटक आता है, संघटक नंबर 2, वो है नाइट्रोजन क्षार। क्षार को अंग्रेजी में बेस भी बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस। एसिड अम्ल होता है, बेस क्षार होता है, नाइट्रोजन क्षार। अब नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो आता है नाइट्रोजन क्षार का प्रकार, वो है प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार, प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार। और दूसरा जो नाइट्रोजन क्षार आता है वो है पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार। यही लिख देता हूं, पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार, पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार। तो 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार की जब संरचना देखते हैं तो ये संरचना कुछ इस तरीके से बनी,
जितने भी प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार होंगे इनकी संरचना कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये जो संरचना है प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार में, इनको बोलते हैं वलय, रिंग। तो प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार के अंदर दो रिंग होती है, दो वलय होती है, इनके नाम है। इस वलय को बोलते हैं पिरिमिडीन वलय और इसको बोलते हैं इमिडाजोल वलय। तो यहां एक बात बता रहा हूं मैं, दो वलय उपस्थित होती है, दो वलय उपस्थित। कौन कौन सी? तो एक तो होती है पिरिमिडीन वलय प्लस एक होती है इमिडाजोल वलय, इमिडाजोल वलय। तो दो वलय उपस्थित होती है प्यूरीन नाइट्रोजन। आपसे पूछे प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार के उदाहरण बताओ, तो पहला प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार का उदाहरण है सबसे पहले एडिनिन। एडिनिन, एडिनिन, इसको ए से दर्शाया जाएगा। और दूसरा प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार का उदाहरण है ग्वानीन। ग्वानीन, ये ग्वानीन। तो दो प्यूरीन नाइट्रोजन क्षार है, एक तो है एडिनिन और दूसरा कौन सा? ग्वानीन, एजी। बात करें पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार की, तो पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार की जब संरचना देखते हैं तो इसके अंदर केवल एक ही वलय होती है और इस वलय को नाम दिया जाता है, अभी नाम बोला मैंने, कौन सी वलय? पिरिमिडीन। तो ये पिरिमिडीन, केवल एक वलय उपस्थित, एक वलय उपस्थित, एक वलय उपस्थित, और वो है पिरिमिडीन वलय। पिरिमिडीन वलय याद रखने के लिए बता देता हूं, प्यूरीन की जब संरचना देखोगे ना, तो प्यूरीन का नाम तो छोटा है लेकिन साइज बड़ा है, जबकि पिरिमिडीन का नाम बड़ा है लेकिन साइज छोटा, क्योंकि इसमें केवल कितनी वलय है? एक ही वलय उपस्थित है। ये एक बात है। पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार के उदाहरण पूछे तो पहला आता है साइटोसिन। साइटोसिन, साइटोसिन, इसको दर्शाते हैं अपने सी से। दूसरा पिरिमिडीन नाइट्रोजन क्षार का उदाहरण है थाइमीन। थाइमीन, खास बात यहां एक कंफ्यूजन होते हैं, क्या होता है स्पेलिंग इंग्लिश के अंदर क्या लिखा होता है? एक तो वर्ड आता है थियामीन, थियामीन, और एक होता है थाइमीन। इसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। थाइमीन एक नाइट्रोजन क्षार का उदाहरण है, लेकिन थियामीन एक विटामिन है, विटामिन B1। तो B1 जो है उसको बोलते हैं थियामीन, एक विटामिन है। थाइमीन एक नाइट्रोजन क्षार है। किसी को भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा ना, तो क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन क्षार नहीं है? निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन क्षार नहीं है? उदाहरण के लिए पहला ऑप्शन एडिनिन, दूसरा ग्वानीन, ग्वानीन, तीसरा थियामीन, चौथा थाइमीन। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा वो यहाँ इस क्वेश्चन को छोड़ के आएगा, क्योंकि थियामीन एक विटामिन है जबकि थाइमीन एक क्या है? नाइट्रोजन क्षार। ये थोड़ा सा मैं अलग से बात बता रहा था आपको, जो विटामिन में भी आएगी, है ना। ज्यादातर किताबों के अंदर ये स्पेलिंग में कंफ्यूजन रखते हैं। साइटोसिन, थाइमीन, और तीसरा जो है वो होता है यूरेसिल। यूरेसिल, URACIL, और इसको दर्शाते हैं यू से। तो एडिनिन, ग्वानीन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, ये 5 नाइट्रोजन क्षार के प्रकार हैं। खास बात, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, डीएनए या आरएनए दोनों के अंदर 4 नाइट्रोजन क्षार हो सकते हैं, 4, लेकिन यहां मैंने 5 लिखे। होता क्या है, डीएनए के अंदर थाइमीन, एडिनिन, ग्वानीन, साइटोसिन, थाइमीन होंगे, लेकिन आरएनए के अंदर एडिनिन, ग्वानीन, साइटोसिन और क्या मिलता है? यूरेसिल। इससे आपके इसके अंदर क्वेश्चन आया है लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर की भर्ती के अंदर।
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये तो आपको मिलेंगे आरएनए में, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये मिलेगा आपको डीएनए में। खास बात, डीएनए के अंदर थाइमिन उपस्थित होता है, जबकि आरएनए के अंदर थाइमिन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। ये एक बात ध्यान रखने की, वो मैं लिखवा दूंगा। तो ये नाइट्रोजन क्षार है, आप नीचे नोट लगा के इसी के अंदर नोट लगा के लिख सकते हैं, नोट लगा के इसके नीचे नोट लगा के लिखना, डी आरएनए में थाइमीन, टी लिखेंगे हमेशा, थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल, यू उपस्थित होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन आया, 4 जो वैकेंसी हुई इनमें से 2 बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो दूसरा संगठन मैंने बताया नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस। और तीसरा और आखिरी जो संगठक है वो है फॉस्फेट समूह, PO4-3, इसको फॉस्फेट समूह बोल देते हैं जनरल, या इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। तो ये तीसरा संगठन है। खास बात, आपसे पूछेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति किसके कारण होती है? 3 ऑप्शन, पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा नाइट्रोजन क्षार, या तीसरा फॉस्फेट समूह। तो आप बोलोगे फॉस्फेट समूह, क्योंकि इसी के अंदर आपको कौन सा समूह देखने को मिलता है? अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल। तो तीसरा नोट लगा के लिखना आप, डीएनए यही है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। न्यूक्लिक अम्ल ब्रैकेट में DNA/RNA दोनों में से कोई एक। न्यूक्लिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति फॉस्फेट समूह के कारण होती है, PO4 के कारण होती है। तो ये अपने न्यूक्लिक अम्ल के संगठन पढ़े कि न्यूक्लिक अम्ल किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं बनते कैसे हैं, ये संरचना कैसे तैयार होती है न्यूक्लिक अम्ल की। देखो, सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनेगा? सबसे पहले पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा की ये कार्बन संख्या 1, ये कार्बन संख्या 2, ये कार्बन संख्या 3, ये 4 और ये है 5। पेंटोज शर्करा आ गई। अब क्या होता है, इसके पेंटोज शर्करा की C1 के साथ, पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है। ये जुड़ा होता है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। इस नाइट्रोजन क्षार का आपसे पूछेंगे पेंटोज शर्करा के कौन से कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है? क्या बोलोगे? C1। अब नाइट्रोजन क्षार सारे प्रकार के कोई भी हो सकता है। एडेनिन आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ A लिख सकता हूं मैं, गुआनिन लिख सकता हूं, साइटोसिन, थाइमिन या यूरेसिल, ये कोई भी यहाँ जुड़े हुए C1 के साथ। और ये जो बंध है, जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार आपस में जुड़े होते हैं, ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं N, क्योंकि नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, ग्लाइकोसाइडिक बंध, N ग्लाइकोसाइडिक बंध। पहला क्वेश्चन, नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा के कौन से कार्बन के साथ जुड़ा होता है? तो C1। कौन से बंध के द्वारा जुड़ा होता है? क्या बोलोगे? N ग्लाइकोसाइडिक बंध। जब पेंटोज शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है तो इस संरचना को, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। जब पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार जुड़े होते हैं। अब बात करें, आपने तो संगठक 3 दिखाए थे लेकिन बताए अभी 2 है। तीसरा संगठक फॉस्फेट समूह जो है, फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है इस समूह के साथ, CH3 के साथ, यानी कौन से कार्बन के साथ? 5वें कार्बन के साथ। ये फॉस्फेट समूह, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये फॉस्फेट समूह, या P से डिनोट करते हैं, वैसे आप PO4 भी लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहां जैसी कार्बन की संयोजकता यहाँ 2 रह जाएगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे। क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा फॉस्फेट समूह पेंटोज शर्करा के कौन से कार्बन के साथ जुड़ा होता है? क्या बोलोगे? C5 के साथ। अब पूछते ये कौन सा बंध है? तो इस बंध को बोलते हैं
फोस्फो एस्टर बंध, क्योंकि एक ही है। आगे मैं जब संरचना पूरी बनाऊंगा तब इसी को मैं डाइएस्टर बंध बोलूंगा, फोस्फो डाइएस्टर बंध, क्योंकि यहां पर एक और आ जाएगा तो दो बॉन्ड होते हैं इसलिए बोलेंगे डाइएस्टर। अभी एक ही है इसलिए मैं बोल रहा हूं फोस्फो एस्टर बंध। पेंटोज शर्करा के C1 कार्बन के साथ नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है, कौन से बंध के द्वारा? एन ग्लाइकोसाइड बंध। पेंटोज शर्करा के C5 कार्बन के साथ फॉस्फेट समूह जुड़ा होता है, कौन से बंध के द्वारा? फोस्फो एस्टर बंध के द्वारा। जब फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है तब इस पूरी संरचना को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे कोई पूछे न्यूक्लियोसाइड में कौन सा समूह अनुपस्थित होता है, क्या बोलोगे? कौन सा समूह? फॉस्फेट समूह। आपसे पूछेंगे कि न्यूक्लियोसाइड में कौन सा समूह जोड़े कि न्यूक्लियोटाइड बदल जाएगा, तो क्या बोलोगे? फॉस्फेट समूह। तो न्यूक्लियोटाइड तीनों चीजों से मिलकर बनाता है, मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। और यही न्यूक्लियोटाइड जो है जब ईंट के जैसे एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं तब न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। इसलिए बोला गया न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लियोसाइड का नहीं है। किसका बहुलक होगी? न्यूक्लियोटाइड। तो दो चीजें यहां पर निकल कर आएंगी। पहला क्या? न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार। दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड होता है पेंटोज शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस फॉस्फेट समूह, पी लिखूंगा मैं, फॉस्फेट समूह। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो ये एक अपना टॉपिक है। और क्या, एक बार इतना आप नोट करना। अगला मैं बताता हूं, आपसे पूछते हैं कि साहब जब फॉस्फेट समूह यहां नहीं जुड़ा हो तो ये क्या कहलाएगा? तो आप बोलोगे न्यूक्लियोसाइड। तब इनके अलग अलग नाम होते हैं। नाम किस आधार पे? नाइट्रोजन क्षार के आधार पे। जैसे अभी कुछ नोट मत करना, आप समझ लो, मैं दिखाना बता दूंगा। जब पेंटोज शर्करा के C1 कार्बन के साथ जब एडेनिन जुड़ा होता है तो ये एक कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन। इसको नाम दिया जाता है एडिनोसिन जब एडेनिन जुड़ा हो। जब यहां पर ग्वानिन आके जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं ग्वानोसिन। जब यहां पर साइटोसिन आके जुड़ जाए, साइटोसिन में पहले ही साइटोसिन आ रहा है, इसको बोलते हैं साइटिडीन। और बोले कि जब यहां पर थाइमीन आके जुड़ जाए तो ये न्यूक्लियोसाइड होगा, ये कहलाता है थाइमिडीन। और जब यहां पर यूरेसिल आ जाए तो इसको बोलेंगे यूरिडीन। तो अब आप इसके नीचे नोट करना न्यूक्लियोसाइड के उदाहरण लिखिए और ये एग्जांपल लिखिए। ये उदाहरण है एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। ये 5 एडिनोसिन के न्यूक्लियोसाइड के उदाहरण हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड के उदाहरण बताओ। तो न्यूक्लियोटाइड कब होगा? जैसे यहां एडेनिन है, तो एडेनिन अगर ये जुड़ा है तो ये अभी न्यूक्लियोसाइड ही है। न्यूक्लियोसाइड का उदाहरण एडिनोसिन। लेकिन अगर मैं यहां पर फॉस्फेट समूह और जोड़ दूं तब ये न्यूक्लियोसाइड नहीं रहेगा, तब ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तब इसका नाम चेंज हो जाएगा। और आपको पता है फॉस्फेट समूह के कारण अम्लीय प्रकृति आती है क्योंकि ये फॉस्फोरिक अम्ल है। तो जैसे ही ये एडेनिन होगा, इधर फॉस्फेट समूह जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। इसका नाम है एडिनाइलिक अम्ल। दूसरा, अगर यहां पर ग्वानिन आ जाए तो इसको बोलेंगे ग्वानाइलिक अम्ल। जब यहां पर साइटोसिन आ जाए तो इसको बोलेंगे साइटिडाइलिक अम्ल। जब यहां पर थाइमीन आ जाए तो इसको बोलेंगे थाइमिडाइलिक अम्ल। और जब यहां पर यूरेसिल आ जाए
तब इसको बोलेंगे। नाम समझ ही गए होंगे, यूरिडाइलिक अम्ल। तो हमने ये न्यूक्लियोसाइड के उदाहरण है, फिर आप लिखना न्यूक्लियोटाइड के उदाहरण। तो जिनके नाम के आगे अम्ल आ जाए वो तो है न्यूक्लियोटाइड, और जिनके नाम के आगे अम्ल नहीं हो वो है न्यूक्लियोसाइड। ये एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लिक अम्ल जो है वो न्यूक्लियोसाइड के बहुलक नहीं होते। किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक अम्ल बहुलक है न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बेसिक जानकारी स्टार्ट करी कि न्यूक्लिक अम्ल बने किसके होते हैं, उसके संघटक क्या हैं। ठीक है, आई होप ये आज अपनी फर्स्ट क्लास की बेसिक से स्टार्ट किया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में हमने डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए की संरचना कैसी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके अपना न्यूक्लिक अम्ल चैप्टर है वो कंप्लीट होगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। धन्यवाद।